नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। अभी हम लोग विनायकर मॉक टेस्ट सीरीज के वो बेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, जो थोड़ा हार्ड है। तो इस सीरीज में आज हमारा मॉक नंबर 3 है। तो हम लोग क्या है कि स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि तीन धनात्मक पूर्णांक ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि इनका औसत 35 है। ए लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल सी है। यदि माध्यिका ए प्लस 18 है तो बताना है सी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल बी है, बी लेस देन इक्वल सी है। अब माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाला हमारे पास क्या है? यहाँ पे बी है, तो बी का मान हमारे पास यहाँ पे ए प्लस 18 हो जाएगा। ए का मान ए है ही। हमें क्या निकालना है? सी का न्यूनतम संभव मान। अब सी का हमें क्या करना है कि न्यूनतम निकालना है। तो कहने का मतलब बी क्या होता है? ए से बड़ा होता है। मतलब क्या कंडीशन दे रखी है कि अगली वाली जो संख्या है पिछले वाले के या तो बराबर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगली संख्या पिछले वाले के बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। हमें सी का न्यूनतम मान निकालना है। तो हम सी को बड़ा क्यों लें? हम सी को बी के बराबर ले लेते हैं। अगर सी को बी के बराबर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ए बी सी का न्यूनतम मान निकलेगा। और तीनों का औसत दे रखा है, टोटल औसत 35 दे रखा है। कहने का मतलब ए प्लस 18 प्लस ए प्लस 18 ये हमारे पास दे रखा है, का औसत दे रखा है 35। ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3a प्लस 36 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 105। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 105 में 36 जाएंगे तो 69/3, 23 3 69 हो जाता है। यहाँ से c का मान जो हमारे पास a प्लस 18 है तो एक जगह 23 रखेंगे और 18 में जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास c निकल आएगा। c बराबर 41 जो है आपका आंसर हो जाएगा, मतलब c आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 48, 55 और 73 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक शीर्ष पर 10.5 त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे गए हैं। त्रिभुज के त्रिज्यखंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? कहने का मतलब अगर आपको 48, 55, 73 दिख रहा है तो इसको आपको दिखते ही याद आना चाहिए कि एक ट्रिपलेट है और ये आपका पास समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के क्या है कि प्रत्येक शीर्ष पर 10.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त है। ये वृत्त के एक हिस्से को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इन इन हिस्सों को जो जो त्रिभुज द्वारा कवर किया जा रहा है, अगर इनको हटा दिया जाए तो जो बचे त्रिभुज का एरिया है इसका हमें बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लेते हैं ये भुजा 48 है, ये 55 है, ये आपकी 73 बन जाएगी। तो हमारे पास त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? त्रिभुज का एरिया 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट हो गया। इसमें वो एरिया घटाना है जो ये सर्कल द्वारा कवर किया जा रहा है। तो सर्कल द्वारा देखिए ये कवर, इतना कवर, इतना, ये इतना, ये जो कवर किया जा रहा है ये कितना पार्ट है पूरे सर्कल का। तो इसके देखने के लिए हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इनके द्वारा जो वृत्त द्वारा कवर किया जा रहा है वो टोटल कितना? 180 डिग्री कवर किया जा रहा है। कहने का मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 180 डिग्री कवर किया जा रहा है और एक वृत्त का टोटल जो बीच का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री से भाग कर देंगे तो कहने का मतलब ये जो हिस्सा होगा 1/2, मतलब ये वाला हिस्सा है, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो एक वृत्त का 1/2 हिस्सा होगा, है ना, आधा हिस्सा होगा। यहाँ पे 1/2 48 हो गया, गुणे 55 हो गया, माइनस में 22/7 कर दीजिए, गुणे आर हमारे पास क्या है कि 10.5 है। 10.5 को हम लोग 21/2 लिख सकते हैं, गुणे 21/2 कर दीजिए, गुणे हमारे पास 1/2 ये एंगल वाला। यहाँ पे 2 से घाट देंगे तो ये 11 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 24 से काट दीजिए, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे कर लेते हैं। देखिए 24 पंचे 120 हो गया, 24 पंचे 120 में 12 132, 1320 हो गया, माइनस का 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21 हो गया। तो ये हमारे पास 21 यहाँ 63, 63 में जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 33, ये हमारे पास 693 हो जाएगा। और नीचे 4 से भाग करना है। जब 4 से भाग करेंगे तो 4 इक्के 4 2, 4 दूनी 8, सॉरी 4 इक्के 4, 4 सट्टे 28, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब 1320 में 173.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? ये आखिरी में 0.75 बच जाएगा। 9 में आपके पास 3 जाएंगे 6 और 1 में 7 जाएंगे, 11 में 7 गए 4, तो ये हमारे पास, और ये हमारे पास 12 में 1 गया 11, तो 11 46.5 जो है आपका 75, ये बी वाला आपका जो है आंसर होगा। आई होप आपको ये आंसर ये सोल्यूशन भी क्लियर होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लीजिए वो एक वृत्त का केंद्र है। हम मान लेते हैं कि देखिए हम इसलिए डायग्राम पहले बना ले आए हैं क्योंकि आपको जो है टाइम वेस्ट ना हो जब यहाँ पे बनाएं। तो वो एक वृत्त का केंद्र है ए सी,
AC उसकी जीवा है, तो मान लेते हैं ये जो एक जीवा ये है जो AC है, ठीक है। BD एक जीवा है जो AC को ई पर काटती है, तो ये मान लेते हैं ये जो जीवा है BD है जो इसको कहाँ पे काट रही है, ई पर काट रही है, ठीक है। अब आगे दे रखा है बिंदु A को B और D से मिलाया जाता है। बिंदु A को जो है, बिंदु A को B से, सॉरी, बिंदु A को B से मिलाया जा रहा है, बाकी आगे छोड़ दीजिए। कोण BOC बराबर 58 डिग्री, तो हमारे पास BOC ये हमारे पास 58 डिग्री है, और हमारे पास AOD 102, तो ये हमारे पास जो दे रखा है 102 डिग्री दे रखा है। तो हमें बताना है BEC का माप ये क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ऐसी आकृति कभी आती है तो जो BEC का एंगल होता है वो बराबर होता है, जो इस चाप द्वारा बना एंगल BEC है वो केंद्र पर जो इसके चाप BC द्वारा जो केंद्र पर एंगल बन रहा है, और चाप BD द्वारा जो केंद्र पर एंगल बन रहा है, इन दोनों का एवरेज जो होता है वो BEC का एंगल निकल के आ जाता है। ये एक प्रमेय होती है। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोण BEC जो है ये बराबर हो जाएगा इन दोनों का एवरेज, तो 58 प्लस 102 बटे 2, कहने का मतलब दोनों का समय 160 बटे 2, अब आपके पास 80 डिग्री जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से ही करना है इसको, तो अगर ये देखिए चाप AD द्वारा केंद्र पर 102 बन रहा है, तो ये देखिए इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा, इसका आधा, ये मतलब हमारे पास 51 डिग्री हो जाएगा। अगर ये कोण आपके पास देखिए ये चाप BC द्वारा कोण अगर केंद्र पर 58 डिग्री बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा इसका आधा मतलब 29 डिग्री बनेगा। अब आप लोगों को पता है कि अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम से कि अगर किसी त्रिभुज की अल्टरनेट जो त्रिभुज की भुजाएं हैं 51 29 है, तो जो ये वाली भुजा है वो दोनों का सम होती है। ये हमारे पास कितना हो जाएगी, 51 प्लस 29। अगर आपको ये प्रमेय भी नहीं लगाना है तो हमारे पास 80 डिग्री हो जाएगा। वैसे अगर ये प्रमेय भी नहीं लगाना है तो क्या करिए, 180 में इन दोनों का सम घटाएंगे तो ये वाला निकल आएगा, फिर एक, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो फिर 180 में ये वाला एंगल घटाएंगे तो ये वाला जो है आपका 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक भी हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोहित ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक रूप से दे होता तो 275 रुपये अधिक मिलते। धनराशि बतानी है कि कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। कहने का मतलब ये है, तो रोहित ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए धनराशि उधार ली। तो मतलब 10% के लिए 2 वर्ष का 10% के लिए 2 वर्ष 10% की दर से अगर ईयरली कंपाउंड किया जाए तो 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, वो क्या होगा, 10% का 2 सक्सेसिव, तो 10% का 2 सक्सेसिव आपको तो पता ही होगा 21% होता है। ठीक है, और अगर आपके पास आगे दिया है यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक, मतलब ये ईयरली है। अगर आपके पास हाफ ईयरली की बात की जाए तो हाफ ईयरली के लिए ये 12 महीने का 10% हो, 6 महीने के लिए 5% हो जाएगा। अब हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 6 महीने के लिए टोटल 4 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा 5% का। तो 5% का 4 बार जो सक्सेसिव होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 21.55% होता है। कितना होता है, 21.55। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रटे हैं तो आपका, जैसे कि अभी एडिक्वेटिव पैटर्न के हिसाब से 15 मिनट 25 क्वेश्चन है तभी बन पाएंगे, अदरवाइज आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। अब आगे दे रखा है कि यदि ब्याज वार्षिक के बजाय सीधे होता है तो उसे 275 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मतलब हाफ ईयरली में क्या, यहाँ पे 0.55% ज़्यादा मिल रहा है, और इसी की वैल्यू दे रखी है 275। हमें निकालना है 100% का, तो 100% का क्या होगा, अब ये हमारे पास कितना गुना है, 500 गुना है, तो 100% का भी 500 गुना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 50,000 जो है ये रुपए हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में BE लंब AC है, तो ABC में BE लंब AC है, तो ये मान लेते हैं BE है, BE है, लंब है AC पर। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। और क्या दे रखा है कि बी CD लंब है AB पे, तो ये CD मान लीजिए, CD है, लंब है AB पे। ठीक है, और आगे दे रखा है कि BCD एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो ये मान लेते हैं O एंगल है। OBC और OCB, OBC और OCB के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब एंगल जो समद्विभाजक ये वाला है P पर मिलते हैं, तो इसका समद्विभाजक ये वाला, ये कहाँ पे मिल रहा है, P पर मिल रहे हैं।
यदि बीपीसी 138 है, कहने का मतलब अगर ये एंगल आपका 138 है, तो हमें बताना है कि कोण ए की माप क्या होगी, ये हमें पास बताना है। तो मान लेते हैं ये अगर कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है, ठीक है। अभी आपके पास ओ बी सी का पता है कि ओ बी सी के जो एंगल बाइसेक्टर के बाद जो बीच का एंगल आ रहा है वो 138 डिग्री है। और आपको पता होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो जो बाइसेक्टर से त्रिभुज बनता है उसका जो एंगल निकल के आता है 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे ये मान हमारे पास 138 दे रखा है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 48 दूना 96, ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा बराबर 96 डिग्री आ गया। अगर आपको और जल्दी करना है तो क्या है कि 90 प्लस थीटा बाई तो होता है, तो 90 से कितना ज़्यादा, 90 से 48 ज़्यादा है, तो ऊपर जाएंगे तो 48 दूना 96, तो कहने का मतलब ये 96 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें यहाँ पे थीटा निकालना है बी ए सी। तो अब ये हमारे पास ये जो है ओ जो है वो क्या है, वो आपका ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कहने का मतलब है कि अल्टीट्यूड का कटान बिंदु है। तो अल्टीट्यूड के कटान बिंदु से जो एंगल बनता है वो मान लीजिए अगर थीटा है, मतलब इसको आप थीटा ना मान के, क्योंकि थीटा मैंने इसको माना था, तो मान लीजिए ये अल्फा है। तो ये जो अल्टीट्यूड के कटान बिंदु से एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये हमारे पास जो है 96 डिग्री दे रखा है। यहाँ से अल्फा बराबर आपका आ जाएगा 180 में 96 जाएगा तो 84 डिग्री जो है आपका एंगल आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है डी सही हो जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो बर्तन में वाइन पानी एल्कोहल का मिश्रण है। पहले बर्तन में वाइन पानी और एल्कोहल का अनुपात 3:5:2 है। दूसरी बोतल में पानी वाइन का अनुपात 5:4 है। पहले बर्तन का 1 लीटर दूसरे बर्तन का 2 लीटर एक साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का कितना भाग एल्कोहल है। तो एक एल्कोहल ए है, मतलब एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है मान लेते हैं। पहले बर्तन में 1 लीटर है, दूसरे में 2 लीटर है। तो पहले बर्तन में देख लेते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि लास्ट में जो है मिश्रण का एल्कोहल का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक तरह से जो डेविएशन वाला मेथड है वो वाला हम लगाने जा रहे हैं। तो एल्कोहल देख लेते हैं, बर्तन ए में एल्कोहल कितना है। तो एल्कोहल हमारे पास 2/5 3 8 2 10, तो हमारे पास एल्कोहल जो है 2/10 है। 2/10 का मतलब है 1/5 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास एल्कोहल 1/5 हो गया। और दूसरी बोतल में हमारे पास पानी और वाइन है, एल्कोहल तो है नहीं, तो दूसरी बोतल में हमारे पास एल्कोहल 0 हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है कि इनको 1 और 2 लीटर के अनुपात में मिलाया जाता है, तो फाइनल मिक्सचर जो बनेगा है उसमें एल्कोहल की मात्रा, तो हमको 1 और 2 में मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो 1 × 1/5 मतलब डेविएशन लगाएंगे, प्लस 2 × 0, ये आपके पास, ये तो आपके पास सम हो गया। एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर मतलब हमारे पास टोटल 1 और 2 तीन हो गया। यहाँ पे 1/5/3, तो हमारे पास 1/15 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ए वाला आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको क्या है एलिगेशन से लगाते हैं तो एलिगेशन से भी लग जाएगा, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं। अगर एलिगेशन से लगाते हैं तो ए देखेंगे 1/5 है, ये ए हो गया। ये बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 0 है, और इनको 1:2 में मिला रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये वाला क्या होगा। देखिए ये वाला हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ के इनके बीच का डिफरेंस अगर 1/5 है, तो यहाँ इनके बीच का भी इनका सम जो है, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही इनका सम होता है। तो 3 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनका सम क्या है 3 का सम है, अनुपात का सम 3 है। 3 की वैल्यू 1/5 है, तो 1 की वैल्यू 1/15 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 1/15 है तो यहाँ पे 0 में जब 1/15 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे x बराबर भी 1/15 ही आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से भी 1/15 निकल रहा है, ऐसे यहाँ भी निकाल देते हैं तो सेम ही आता। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेनें ए और बी एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन पी और स्टेशन क्यू से एक दूसरे की ओर चलना चालू करती हैं या शुरू करती हैं। तो मान लेते हैं ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ठीक है। सॉरी ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ये स्टेशन पी से स्टार्ट कर रही है, ये स्टेशन क्यू से स्टार्ट कर रही है। एक दूसरे को पार करने के, मान लीजिए यहाँ से चल रही है, ठीक है, ये यहाँ से चल के आ रही है, ये ट्रेन भी यहाँ से चल के आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे आके बाद मिलती हैं। अब आगे दे रखा है एक दूसरे को पार करने के बाद क्यू और पी तक पहुँचने में, मतलब क्रमशः है ए को क्यू तक पहुँचने में, ए को क्यू तक पहुँचने में 4 घंटे लग रहे हैं, ये इधर 4 आवर लग रहे हैं,
और क्या है कि और 16 घंटे, मतलब क्यू तक पहुंचने में, मिलने के बाद यहाँ पे दोनों मिल जाएंगी, मिलने के बाद क्यू तक पहुंचने में 4 आवर और पी तक पहुंचने में 16 आवर लग रहे हैं। हमें बताना है, दे रखा है कि ट्रेन ए की गति 48 किलोमीटर पर घंटा है, तो बी की गति क्या होगी। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, S1/S2 जो है ये बराबर हो जाता है, या फिर कहें SA/S जो है ये बराबर हो जाएगा √TB/TA। ठीक है, ये हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ए हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ दे रखा है कि ए की गति 48 किलोमीटर घंटा, और बी के बारे में हमें निकालना है कि बी की गति क्या है। और दूसरे जो बी है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पे उसको 16 आवर लग रहा है आगे, तो टी बी हमारे पास 16 आवर हो जाएगा, और टी ए के बारे में हमारे पास फिर 4 आवर हो जाएगा। इसका अंडर रूट ये हो गया। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 48/4 × 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ से एक्स हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ए जो है आपका सही हो जाएगा। आई होप ये फार्मूला आपको पता होगा। इससे अगर पता है तो आपका बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी 38,500 रुपये, 45,500 रुपये और 52,500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए एक कामकाजी भागीदार है और उसे कार्य के भत्ते के रूप में लाभ का 20% मिलता है और शेष को उनके निवेश के रूप में वितरित किया जाता है। यदि सी से प्राप्त लाभ धनराशि 6,750 रुपये है तो कुल लाभ हमारे पास क्या है, ये हमें बताना है। यहाँ पे ए के बारे में दे रखा है, बी के बारे में दे रखा है, सी के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन है हटा लेते हैं, 0 0 0 कट गया। ये किससे कट रहा है देखते हैं, 5 7 35 3, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 7 35 3 5 25 5 9 45 5 1 5 5 1 5 0 5 25। तो ये हमारे पास इससे कट के यहाँ पे 75 91 105 के रेशियो में ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए एक कामकाजी भागीदार हो और उसे कार्य के भत्ते के रूप में 20% का लाभ मिलता है। तो ए को क्या है कि 20% का लाभ मिलता है, जो बचा 80% है ए बी सी के बीच में इस अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, 5 1 5 5 7 35 3 बचे 5 7 35, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 से फिर कट जाएगा, तो ये 11 7 77 हो जाता है, 13 7 91 हो जाता है, यहाँ 15 7 105 हो जाता है। तो ये हमारे पास 20% तो ए ने ले लिया, ए ने 20% ले लिया, जो बचा 80% है ये इस अनुपात में बचेगा। तो टोटल हमारे पास, तो इसमें जो 80% में जो सी का हिस्सा है वो हमारे पास 6,750 है, 6,750। तो 15 की वैल्यू अगर 6,750 है तो टोटल हमारे पास कितना है, 11 13 24, 24 में 15 जोड़ देंगे तो 39 की वैल्यू निकालनी है। अब ये टोटल जो धनराशि, सॉरी यहाँ पे 6,750 है ना, इसको 6,750 लिखते हैं, और टोटल हमारे पास ये जो है, अब ये जो धनराशि है ये टोटल हमारे पास 80% है, क्योंकि 20% ए ने ले लिया था, तो 80% है। हमें बताना है कि टोटल कुल लाभ क्या था, तो कुल हमारे पास 100% की वैल्यू निकालनी है, ये 80% थी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे पीटेंगे, तो काटेंगे तो यहाँ पे 15 से कटेगा, तो 15 चौको 60, 15 पचे 75 हो गया। अब यहाँ पे और क्या कर सकता है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब क्या है कि कटने वाला तो कुछ लग नहीं रहा है, अब डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया, 45 तो यहाँ 135 होता है, 135 की 13 से गुणा कर दीजिए, 135 गुणे 1300/8, ये हमारे पास हो जाएगा 13 5 65, 13 3 हम 169, 169 में 6 जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा। आगे 00/8, जब 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक हासिल आएगा, 8 1 8 हो गया, 7 8 9 या 72 हो गया, 3 8 3 24 हो गया, 6 8 7 56 हो गया, 8 5 40 हो गया, 21 93 7, ये आपके पास जो ए है आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या था, ये जो अनुपात में बता रहा था ए बी सी के बीच में 80% हिस्सा था, तो हमने देख लिया कि जो 80% हिस्सा बच रहा है वो टोटल हमारे पास कितना है, 39 है। ये हमारे पास 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने निकाल ली। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6,000 मतलब 61,200 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 8% की प्रतिवर्ष की दर से और शेष को 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है।
यदि कुल ब्याज हमारे पास 12,744 रुपये है तो 6% प्रतिवर्ष की दर से कितनी धनराशि का निवेश किया जा रहा है। कहने का मतलब हमारे पास टोटल 6,61,200 रुपये हैं। इनको एक धनराशि ए में मान लेते हैं, एक दूसरी धनराशि बी में निवेश किया जा रहा है। पहले को 8% की दर से, दूसरे को 6% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि कुल ब्याज 12,744 है, मतलब अगर 3 ईयर का ब्याज हमारे पास 12,744 है तो 1 ईयर का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 बार 24, 42-48 रुपये ये जो है 1 ईयर का ब्याज आपके आ गया। अब हमारे पास क्या है कि इस ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या है कि शिफ्टिंग वाला मेथड अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रखा है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से निकालने वाली राशि धनराशि का निवेश, मतलब हमें बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए अगर 8% है तो बी को हम लोग मान लेते हैं, बी हमारे पास भी क्या है, बी हमारे पास मान लेते हैं कि 8% है। बी हमारे पास मान लेते हैं 8% माइनस 2%, ठीक है, सेम ही चीज़ लिखी है। अगर 6% को 8% माइनस 2% लिख देंगे तो कोई उतना अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास 8% इसमें भी कॉमन, 8% इसमें भी कॉमन, तो हमारे पास अगर हमारे पास टोटल 6 लाख मतलब जो 61,200 रुपये है, अगर इसमें टोटल अगर 8% ब्याज होता है, टोटल अगर 8% ब्याज होता है तो हमारे पास 1 ईयर में टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास 12×96, 8×48, 48-96 मिलता। लेकिन मिला कितना, मिला हमारे पास 42-48 है। कितने रुपए का मिला, वो हमारे पास मिला है 16 में 8 गए 8, 8 में 4 गए 4, 8 में 2 गए 6, 648 रुपये कम मिला है। ये 648 रुपये कम क्यों मिला है, क्योंकि हमने जो है हमारी जो राशि बी इन्वेस्ट की गई थी वो 8% ना करके 6% की गई थी, मतलब 2% कम की गई थी। अब इस 2% की वजह से 648 रुपये कम ब्याज मिला है। तो कहने का मतलब 2% की वैल्यू जो है यही हमारे पास 648 है। तो बी हमारे पास कितना, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 32,400। यहाँ पे आपका 32,400 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ये ए आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको एलिगेशन से करना चाहते हैं तो उसी से भी हो जाएगा। अगर 8% 1% मतलब 8% हो गया ये पहली राशि पर, दूसरे पर 6% हो गया, और जो मिश्रण है टोटल 3 ईयर का वो हमारे पास अगर 12,744 है तो 1 ईयर का 42-48 हो गया। अब 42-48 का 612 पर देख लेंगे, 61,200 पर कि कितना परसेंट बन रहा है। तो जब एलिगेशन लगाएं तो ए बी का अनुपात निकलेगा, उससे भी ये है आंसर आ जाएगा बी 32,400। आप ट्राई कर लेना उससे भी, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 13 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 43 है। 11 संख्याओं का औसत हमारे पास 54 दे रखा है, पहली 3 संख्याओं का औसत 43 दे रखा है, अगली 7 संख्याओं का औसत हमारे पास 53 दे रखा है। यहाँ पे कितना औसत कम है, यहाँ पे देखेंगे तो 43 माइनस का 11 कम है, और यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे माइनस का 1 कम है। अब -11 क्या है, -11 जो है ये 3 पर कम है, तो टोटल हमारे पास -33 की कमी है। 7 जो है मतलब 1 में -1 की कमी है तो 7 पे -7 की कमी हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास जो कमी है यहाँ पे -40 की है। कितने की है, -40 की है। अब देखो 11वीं 12वीं और ये हमारे पास टोटल देखो 13 संख्याएं थी, ठीक है। 3 संख्या हो गई, 7 संख्या हो गई, मतलब टोटल 10 संख्या हो गई। जो बची 3 संख्याएं हैं वो हमारे पास क्या होंगी, तो जो 3 संख्याएं हैं उनका जो सम होगा, जो 3 नंबर हैं उनका जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 54 × 3, क्योंकि ये जो डेविएशन में -40 की कमी आई है तो इसको क्या है इन 3 लोगों के पास ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एवरेज जो है 54 निकल के आएगा। क्योंकि इन जो है इन 10 से तो क्या है कि 40 की कमी है, अब इस 40 की कमी को पूरा करेंगे ये 3 लोग, तो हमने 40 ज़्यादा कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास 3 नंबर का सम ये वाला बन जाएगा। अब दे रखा है आगे 11वीं 12वीं संख्या की दोगुनी है, तो मतलब 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। कहने का मतलब 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम, मतलब 13वीं 12वीं से 3 ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा 4x प्लस जो 3 है, अब इसको बराबर कर देंगे इसके, 3 चौक 12, 3 5 15, 1 16, तो हमारे पास 192 हो गया, 192 नहीं 202 हो गया। यहाँ से हमारे पास x निकल के आ जाएगा
यहाँ पे 3 चौक 12, 3 5 15, 1 16, 162 में जब 40 जोड़ देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 11 33 हो गया। ठीक है, 43 11 54 होता है, 11 33 हो गया, 7 21 7 हो गया। तो हमारे पास टोटल 40 की कमी थी। अब इस 40 को हमने क्या किया कि यहाँ पे पूरा कर दिया, तो यहाँ पे 202 हो गया। अब यहाँ पे 3 ज़्यादा था, 13वीं संख्या 12वीं संख्या से की 2 गुनी और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो यहाँ पे ठीक है, तो 2x 4x हो गया। अच्छा ठीक है, दशमलव में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4x जो है ये आपके बराबर हो जाएगा 199। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 चौक 16 हो गया, 3 आ गया, 4 नया 36, 3 4 सटे 28, 4 पंचे 22। तो x का मान हमारे पास 49 75 आ गया। हमें बताना है 11वीं मतलब 2x का। 2x का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3 कम है, तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। तो हमें 11वीं और 13वीं संख्या का औसत निकालना है। तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 11वीं संख्या हमारे पास 49 दूना 98, 99.5 हो जाएगी 11वीं संख्या। और 12वीं संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें 3 ज़्यादा तो 52.75, इसका बटे 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास 1.25 और 100 में 152.25 हो जाएगा। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14 हो गया, हासिल आए 2 छाक 12 हो गया, 2 2 2 1 के 2 2 4 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 76.125 जो है, 76.12 जो है आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी भी था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, यह 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। चलिए देखिए, एक साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अगर एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और यह 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो टोटल देखिए दूरी क्या होती है। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है कि गति निकालना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अब डिस्टेंस एक साइकिल के पहिए का, पहिया कैसा होता है, ऐसा होता है, तो एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस तय की जाएगी वो 2 पाई आर हो जाएगी। आर हमारे पास 42 दे रखा है, और इस तरह के टोटल 40 चक्कर लगा रहा है, तो 40 गुणे 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये 40 चक्कर लगा रहा है और ये 42 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे आगे दे रखा है कि हम लोग पहले इसको मीटर में बना लेते हैं। अब इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 42/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे दे रखा है ये 25 सेकंड में क्या करता है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल आ गई। ये हमारे पास 25 से भाग कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी अब। ठीक है, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे 42 गुणे 4, यहाँ पे ये इतना हो गया, और नीचे हमारे पास 25 गुणे 7 गुणे 10। और ये हमारे पास क्या है कि हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में बताया था, और ये हमारे पास क्या है कि 25 सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड आ रहा है। हमको इसको क्या निकालना है, इसको बनाना है किलोमीटर पर आवर के लिए, तो 18/5 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई इसमें अच्छी खासी। सर इसको हमको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 से काटेंगे तो 7×42 हो जाएगा, और आगे क्या कटेगा इसमें, 7×42 हो गया, और तो कोई कट नहीं रहा है। चलिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यही हमारे पास दिख रहा है 6 चौक 24, 24 से जब 18 दूना 36 कर दीजिए इसको, 36 गुणे 6 चौक 24, 24 को जब 22 से गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 हो गया, 88 हो गया, 88 का 8, 22 दूना 44, 44 में 8 जोड़ देंगे तो 52 बत्ते हमारे पास 125। अब हमें इसको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद आंसर बताना। देखिए लगभग लगभग अप्रॉक्स में बहुत दूर है, तो हम लोग क्या है अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए इसको मान लीजिए कि आप 35 है, इसको 525 मान लीजिए। अगर इसको 525 मानेंगे तो 125 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 25 25 25 125, 5 से काटेंगे 5 चौको 20। यहाँ पे जो आ जाएगा, ये एक नीचे 10 था तो यहाँ पे नीचे गुणे 10 में भी रहेगा, और यहाँ पे भी 10 रहेगा, या फिर 0.4 कर दें तो 4 छंग 24 हो गया, 4 3 12, 12 2 14, तो 14.4 के आसपास जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ये 15.2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया है तभी ये क्वेश्चन आसान होगा, नहीं फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि यदि संख्या 23 की पावर 32 माइनस 9 को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हमारे पास दे रखा है 23 की पावर 32 माइनस 9 को जब 16 से डिवाइड करते हैं
तो देखिए अब 23 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास बचेगा 7 की पावर 32 माइनस 1/16। अब क्या है कि हमें पता है कि 7 की पावर 4 का मान, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर 8, तो हमें पता है 7 की पावर 4 का मान 2401 होता है। तो अब 24 जो है 2400 जो है 16 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 माइनस, ये तो हमारे पास 9 है ना, तो 1 माइनस 9 बराबर हमारे पास माइनस का 8 होगा। माइनस का 8 का मतलब है 16 में 8 जाएंगे 8, जो हमारे पास आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करना हो, एक वो तरीका हो गया, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर कर दीजिए और इसके ऊपर 16 कर दीजिए, तो ये भी 16 7 की पावर 32 हो गया। माइनस का 9/16, ये हमारे पास हो जाएगा 49/16 माइनस 9, इसकी पावर 16 है, 16 है 48, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 माइनस 9, यहाँ से भी माइनस 8 आ गया। अब माइनस 8 जब कभी भी क्या है कि कभी भी अगर आपके पास रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो हम लोग जिससे भाग कर रहे होते हैं उसमें उसको घटा देते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट जो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर बच के आ जाता है, तो डी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ी होगी जब आपने चैप्टर कवर किया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1/x बराबर √3 प्लस 1/2, तो बताना x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। ऐसे पता है x प्लस 1/x बराबर a होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे a की जगह क्या है √3 प्लस 1/2, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2√2, 4 प्लस 2√3, कहने का मतलब 2 प्लस √3/2 हो जाएगा माइनस का 4। अगर यहाँ पे करेंगे तो √3 माइनस 2 आ जाएगा ऊपर, √3 माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, /2 रहेगा नीचे। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे किया मैंने √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 प्लस 2√3, तो 4 प्लस 2√3। अब 4 प्लस 2√3 को जब 4 से भाग करेंगे तो √3 प्लस 2/2 आ जाएगा। अब माइनस का 2 है, तो माइनस 2 दूना 4 करेंगे तो √3 माइनस 2/2 आ जाएगा। अब हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस 2 कर दीजिए, तो 3 प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 √3/4। अब माइनस का 2 करेंगे, यहाँ पे 4 3 7 हो गया, 7 माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 4 √3/4, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 4 √3/4। ये जो आंसर होगा आपका सही हो जाएगा, सी वाला आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P और Q दो है प्राकृतिक संख्याएं, इस प्रकार है कि P प्लस Q बराबर 949, P और Q का एलसीएम 2628 है, तो बताना है P और Q का एचसीएफ क्या होगा। देखिए कोई दो संख्या होती है तो मान लेते हैं कि P है HA है, Q जो है HB है ना, और उनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है HAB, है कि नहीं। ऐसा ही तो पढ़ा है आप लोगों ने, क्योंकि H जो है वो दोनों में जो संख्याएं कॉमन होती है वो एचसीएफ हो जाता है। कहने का मतलब P में भी और Q में भी और एलसीएम सभी में क्या है एचसीएफ कॉमन होता है। तो इसी तरह जैसे P प्लस क्यू दे रखा है, तो P प्लस क्यू मान लेते हैं HA प्लस HB, यहाँ से H कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास A प्लस B बचेगा, ये हमारे पास 949 दे रखा है, और हमारे पास HAB दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 2628। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉमन टर्म ढूंढेंगे, जो कॉमन टर्म निकल आएगा वही आपके पास एचसीएफ होगा। तो कॉमन टर्म ढूंढने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसके मल्टीपल क्या है। इसके मल्टीपल देखेंगे तो पहले देखिए आखिरी में 9 आ रहा है, तो आखिरी में 9 आ रहा है तो कहने का मतलब 3 और 7 और 9 से इन्हीं के पहाड़े में आखिरी में 9 आता है, तो 9 4 10 9 4 देखिए ये यहाँ डिजिट सम तो कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल होता तो 3 और 9 का ये डिवाइड हो जाता है ना, तो ये ना 3 के मल्टीपल है ना 9 का मल्टीपल है। तो हम लोग बाकी संख्या देखते हैं, तो देखिए 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से देखते हैं, 13 7 91 हो गया, 3 बचा 13 39, तो 13 से कट रहा है, तो 73 गुणे 13 जो है इसका गुणनखंड हो गया। तो इन्हीं 200 में से कोई एक आपका आंसर होगा, तो ये आपका यहाँ पे केवल 73 दे रखा है, तो यही आंसर होगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं बाई ऑप्शन का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ जो है इन्हीं में से कोई एक होगा। तो आप करिए क्या करिए कि 19 से इसको भाग करिए, अगर 19 से भाग हो जा रहा है इन्हीं में से कोई भी, मतलब इन दोनों में से दोनों, तो आपका 19 आंसर हो जाएगा, लेकिन भाग नहीं होगा। 68 में 17 आता है, 17 से भाग करेंगे,
अगर 17 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों तो 17 हो जाएगा। 55 से करेंगे, 55 में 11 आता है, 11 से भाग करेंगे, अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो आंसर आ जाता है। लेकिन इन तीनों से डिवाइड करेंगे, किसी से भी इन दोनों में से डिवाइड नहीं हो गए दोनों, है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ए और बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो बिंदु हैं। तो ए दे रखा है, ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो बिंदु हैं। तो ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो बिंदु हैं। एटी एक स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है कि बी एटी 45 डिग्री। तो बी एटी जो हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ये हमारे पास 45 डिग्री है। अब आगे क्या दे रखा है, एन ओ ए पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी एन बराबर 13। तो ये हमारे पास बी एन जो है, हमारे पास ये जो डॉट 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 डिस्टेंस है, ये हमारे पास 13 है। हमें बताना है त्रिभुज एन ओ बी की माध्यिका ओ एम की लंबाई है। त्रिभुज एन ओ बी की माध्यिका ओ एम की लंबाई, ओ एम की जो लंबाई है, कहने का मतलब ओ एम माध्यिका, ये हमारे पास एम यहाँ पे हो जाएगा, ये माध्यिका त्रिभुज एन ओ बी की माध्यिका ओ एम हो जाएगा ना। तो ये ओ एम की लंबाई, ये जो ब्लैक वाली है, इसका हमें डिस्टेंस बताना है। तो देखिए अगर ये 45 है तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ से मिला दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर परिधि का दोगुना एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री है तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है, सॉरी ऐसे समझिए, अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो क्या होता है कि यहाँ से एक वृत्त खींचा जा सकता है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर परिधि पर बनाएगा तो वो उसकी जो सामने वाली भुजा है, जो कर्ण है, वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी डायमीटर बन जाती है, या कह सकते हैं व्यास बन जाती है, डायमीटर बन जाती है, या फिर कहें व्यास बन जाती है। तो ये आपकी व्यास हो जाएगी। अब इसकी इसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपकी डायमीटर है, इसका जो केंद्र है, यहाँ से इसकी दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी तीनों बराबर होती है, क्योंकि तीनों रेडियस होती हैं, ये भी बराबर होती हैं। तो सेम टू सेम इसी तरह अगर आप जो है यहाँ पर सर्कल खींचना चाहेंगे तो यहाँ एक आप सर्कल खींच लेंगे। अगर आप यहाँ पे सर्कल खींचना चाहेंगे तो आप यहाँ पे एक सर्कल खींचेंगे जो है इससे होके जाएगा। ठीक है, अब ये जो सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल है, ये आपका इसका व्यास हो गया। अब व्यास से ये वाली डिस्टेंस और ये सब डिस्टेंस बराबर होंगे। ये टोटल अगर 13 है, अगर 2r की दूरी 13 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2r मतलब r का 2r की 13 है तो r मतलब क्या हो जाएगी, 13 का आधा 6.5 जो है, ये ओ एम आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याएं वाले 10 कार्ड एक बॉक्स में रखे गए हैं, अच्छी तरह से मिलाए गए हैं और फिर एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो तो इसे सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कि निकाला गया जो कार्ड है उसमें संख्या जो 3 से अधिक। अब देखिए टोटल हमारे पास 10 नंबर हैं, अगर 3 से 10 टोटल 10 नंबर हैं, ठीक है। अगर 10 में से बता रहा है कि टोटल वेज वे होंगे जो 3 से अधिक हैं। 3 से अधिक कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास क्या हो गए कि 8 10 माइनस 3 प्लस 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हमारे पास। 3 से अधिक कितने हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए आप लोग डायरेक्ट, 4 5 6 7 8 9 और करते हैं 10 तक थे ना, तो हमारे पास 3 3 6 1 7, हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, हमारे पास टोटल 7 हो जाएंगे ये। और उसमें से वो बताने हैं जिनमें सम संख्या होने की संख्या क्या है, कि मतलब ये जो 3 से ऊपर है इनमें से सम हो, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल हमारे पास सम संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। तो ये हमारे पास 4/7 जो है आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या दे रखा था कि एक कार्ड मतलब अच्छी तरह से क्या है मिलाए गए, उसके बाद यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात है, हमें पता है कि जो निकाला गया कार्ड है संख्या 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक टोटल हमारे पास 7 संख्याएं हैं। उन 7 में से उस संख्या को बताना है, उनकी प्रायिकता क्या है जो सम है। तो 3 से ऊपर सम होनी चाहिए, तो 4 6 8 10 टोटल 4 हैं हमारे पास जो सम संख्याएं हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। यहाँ से आपका जो मार्क नंबर 3 है इसके भी क्वेश्चन पूरे आपके खत्म होगा। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए। आई हो आपको पूरे जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लेकर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपके सोल्यूशन देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।